हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड ऑल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR नेट के बारे में। मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि CSIR नेट होता क्या है, फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, बुक्स और रेफरेंस बुक्स के बारे में आप हमें बता दीजिए, स्टडी मटेरियल हम कहाँ से लें और कोचिंग कहाँ से करें। ये लास्ट के जो दो क्वेश्चन हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं ये तो यहाँ वहाँ से कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले CSIR नेट के बारे में बता दूँ। CSIR नेट एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि CSIR जो हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है वो ऑर्गेनाइज करता है। CSIR नेट एक और होता है UGC नेट। तो जो UGC नेट होता है वो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं यूजुअली उनके लिए होता है। तो हमारा जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए CSIR नेट होता है। स्पेशली मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो MSc में होते हुए आप दे सकते हो या MSc पास करने के बाद दे सकते हो। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपने MSc में एडमिशन लिया होना चाहिए और या आप MSc पास हो गए होने चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया। तो MSc करते समय जब आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मान लीजिए पास कर लेते हो तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जिसमें पूरी केमिस्ट्री आती है, फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक प्लस एनालिटिकल थोड़ा बहुत आता है, प्लस थोड़ा सा आपके पास एप्टीट्यूड आता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यही होती है कि यहाँ पे जो फिजिकल है, जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल है, वो प्रॉपर मास्टर्स लेवल तक की आती है। और कुछ क्वेश्चन देखो, जब क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन जो होते हैं डिफिकल्ट होते हैं। आप हमेशा याद रखना 100 क्वेश्चन जब बनते हैं तो उसमें से आप हमेशा याद रखना 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं, जो स्टूडेंट्स टैकल कर सकते हैं। हमेशा जो 60 क्वेश्चन होते हैं, 60-40 का रेशियो ऐसा मैं मानता हूँ, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, 60-40 का रेशियो होता है। 60% जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो इस एग्ज़ाम की खासियत ये है कि हमें यहाँ पे तीनों ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को इक्वली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, 200 मार्क्स के इस पेपर में 2 कट ऑफ लगती हैं। एक होती है जो लोअर कट ऑफ होती है, लोअर कट ऑफ, ठीक है, और एक होती है जिसको हम कहते हैं हाइयर कट ऑफ, जो थोड़े ज़्यादा मार्क्स की होती है, 10-15 मार्क्स का फ़र्क होता है, एक हाइयर कट ऑफ होती है। तो जो लोअर कट ऑफ होती है वो आपको सिर्फ लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल बनाती है, मतलब आप डिग्री कॉलेज में एज ए टीचर लग सकते हैं। और जो हाइयर कट ऑफ होती है वो आपको JRF दिलाती है। JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलो। आप कहीं से भी PhD कर सकते हो और PhD करने की आपको तनख्वाह मिलेगी, या आपको इन शॉर्ट में कहूँ स्कॉलरशिप या पैसा मिलेगा, विच इज समवेयर अराउंड 25,000 to 30,000 के आसपास का ये स्टाइफंड होता है, ये आपको मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए CSIR नेट का एग्ज़ाम इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसको अगर आप पास कर लो तो आपको जॉब मिलता है। और भाई जॉब किसको नहीं चाहिए। आप CSIR नेट का एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप इंडिया की किसी भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसीलिए MSc करने वाला हर बच्चा भले ही उसने जैम दिया हो या ना दिया हो, IIT गया हो या नहीं गया हो, फ़र्क नहीं पड़ता आप MSc कहाँ से कर रहे हो। मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि IIT वाले ही CSIR नेट को क्रैक कर सकते हैं क्या CSIR नेट के लिए IIT में जाना ज़रूरी होता है क्या। नहीं, हर वो बच्चा जो कहीं से भी MSc कर रहा है वो CSIR नेट के लिए क्लियर हो सकता है, वो एग्ज़ाम दे सकता है। और अगर वो एग्ज़ाम पास हो जाता है तो इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी डिग्री कॉलेज में जाके अप्लाई कर सकता है प्रोफेसरशिप के लिए, अगर वहाँ पे वैकेंसी आती है तो ये तो हो गया CSIR नेट के बारे में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। देखो, मैंने ऑलरेडी आपको एलिजिबिलिटी क्रूड वर्ड्स में बता दिया है क्या होता है। ये इमेज है आपके लिए, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हमको चाहिए होता है। आप चाहो तो इसको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो MSc या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास कम से कम, और 55% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी को, एंड जो SC ST हैं उनके लिए 50% का है। आप ये पूरा अगर रीड करोगे आराम से तो आपको ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगला जो इस दिमाग में क्वेश्चन आता है, जो स्टूडेंट्स मुझसे यूजुअली पूछते हैं, वो है सर सिलेबस क्या है। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं CSIR नेट के क्वेश्चन पेपर का सिलेबस कन्फाइन या डिफाइन नहीं कर सकता कि इतना ही आता है, इतना ही आएगा, यहीं से आएगा, क्योंकि एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि यूजुअली क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन 11-12 लेवल के कुछ आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रियली बहुत हायर लेवल के होते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली में आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए होती है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे लगते हैं यार ये क्वेश्चन CSIR नेट लेवल पे होता है, मतलब ये तो 11-12 का क्वेश्चन है, JEE नीट का भी नहीं, 11-12 का नॉर्मल क्वेश्चन है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है CSIR नेट में कि बताओ सिंपल क्यूबिक सेल में परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना है। अब ये तो 11-12 में पढ़ाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आया है। तो मैं ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता
कि CSIR नेट का जो सिलेबस है वो कितना है। अब इतना समझ लो कि आपने 11th स्टैंडर्ड से लेके MSc तक जितनी भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी है वो सारी केमिस्ट्री में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी टॉपिक से। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट एक्चुअली में ये हकीकत है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें CSIR नेट के लिए तो मेक श्योर करें कि आप उसको 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो। जैसे अगर आपको मान लीजिए काइनेटिक्स पढ़ना है तो कोशिश करो कि सिर्फ हायर लेवल के टॉपिक्स को हाथ लगा के मत जाओ, लोअर लेवल के टॉपिक से भी उसको शुरुआत करो। नो डाउट आपके जो कोचिंग क्लासेस वाले होते हैं वो आपको बता देते हैं कि इसी टॉपिक पे फोकस करो, यहीं पे फोकस करो, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ। बट मेरी एक एडवाइस है, जब भी आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मेक श्योर कि आप जो भी टॉपिक स्टार्ट करो प्रिपरेशन करना उसको एटलीस्ट 11th-12th स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। क्योंकि आप MSc में हो तो मुझे नहीं लगता है कि एक MSc में पढ़ने वाले बच्चे को 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक उठा के पढ़ने के लिए 2 या 3 घंटे से ज़्यादा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है उसको ऑलरेडी वो सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ एक उसका रिवीजन हो जाता है, एक अच्छे प्रॉपर तरीके से रिवाइज हो जाता है। तो मैं सिलेबस बताना स्टार्ट करता हूँ आपको। देखिए स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिकल पीरियोडिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केमिकल पीरियोडिसिटी कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, देखो कहाँ से पढ़ना है तो मैं बाद में बता देता हूँ आने वाले टाइम में, पर कितना पढ़ना है 11th-12th स्टैंडर्ड से BSc MSc में तो पीरियोडिसिटी खैर इतनी होती नहीं है। 11th-12th और BSc में आपने जितना भी पढ़ा है वो सब रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं इसको, केमिकल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग शेप मॉलिक्यूल, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग करना है। याद रखना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग 11th में पढ़ाया जाता है, मुझे अभी भी याद है, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग करके टॉपिक होता है जो शायद 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। BSc PR sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ से लेके MSc तक आपने जितना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है सारा रिवाइज करके जाना, कुछ छोड़ना मत, क्योंकि यू नेवर नो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। अगर आप प्रिपरेशन ईमानदारी से कर रहे हो तो पूरा करो। फिर आता है एसिड बेस, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट, ये सब BSc में पढ़ाया जाता है, ये 11th-12th का टॉपिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, एलोट्रॉपी, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, यानी मैं इन शॉर्ट कहूँ तो आपको S&P ब्लॉक एलिमेंट। तो अब S&P ब्लॉक एलिमेंट ही एक सबसे बड़ा सरदर्द होता है। जिस बच्चे का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन है उसकी तो चांदी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जिसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन है वो बहुत आसानी से, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं, लॉजिकल, मतलब घुमा फिरा के इतने नहीं होते। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स एंड फार्मूला आ जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बाय हार्ट करने पड़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें जिस बच्चे ने इनऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन करी हुई है उसका सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है अगर वो ईमानदारी से मेहनत करे तो नेट क्वालिफाई करने की। क्योंकि एक तो इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, पीरियोडिसिटी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक। अगर आप ये 4 टॉपिक भी पढ़ के चले जाओ, बाकी सब छोड़ दो, तो भी आप इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ऑनेस्टली मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है। यूजुअली स्टूडेंट्स इसको अवॉइड करते हैं या तो इसको लास्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि यार इसको आपने 11th-12th में देखा ही होगा, अगर आप CBSE ICSE से पढ़ के आए हो या अगर आप स्टेट बोर्ड से भी हो, वो P ब्लॉक के रिएक्शंस, वो P ब्लॉक के सिंथेसिस, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को बाय हार्ट करना बहुत सरदर्द है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती हैं उनके अंदर, बस लाइक इट्स रियली मगिंग अप। अगर आपने कोटा फैक्ट्री तो की हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़्यादा तारीफ आप कोटा फैक्ट्री में देख लेना, आपको वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी D ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो मैं ना आपको एक मंत्र दे देता हूँ, एक याद रखना पीरियोडिक टेबल, दूसरा याद रखना केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा याद रखना कोऑर्डिनेशन, और चौथा याद रखना ऑर्गेनो। अगर आप कभी भी CSIR नेट की तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हो, हमेशा इन 4 टॉपिक से शुरुआत करो, क्योंकि ये 4 टॉपिक एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, ईजी है, ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं होता, ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोऑर्डिनेशन हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आसानी से हो जाता है। बॉन्डिंग काफ़ी आसान है। दूसरा सबसे ज़्यादा वेटेज है कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनो और बॉन्डिंग की। सब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर सिर्फ कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक को ही मैं मिला लूँ और तो ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। पीरियोडिक पढ़ोगे तो बॉन्डिंग आएगी, बॉन्डिंग पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेशन आएगा, कोऑर्डिनेशन अच्छे से आ जाएगा तो ऑर्गेनो आ जाएगा। सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। तो जो भी बच्चे नए हैं, जो अभी 3rd ईयर क्रॉस करके MSc में जाने वाले हैं, अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इनऑर्गेनिक को सबसे पहले शुरुआत करो। ये मेरी आपको एक टिप है, ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है, क्योंकि इससे आपका मोरल बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और 4 ऐसे बड़े टॉपिक्स हो जाएंगे। आप यूँ समझ लो कि आपका 1/4 प्रिपरेशन ख़त्म हो गया है।
अगर मैं प्रिपरेशन को 4 हिस्सों में बांटूँ, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एप्टीट्यूड, ठीक है, तो अगर आप इनऑर्गेनिक उड़ा लेते हो तो 1/4 प्रिपरेशन आपकी वहीं पे खत्म हो जाती है, 25% प्रिपरेशन हो गई है। उसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को कहते हैं, केज एंड मेटल क्लस्टर उसी में आ जाता है, उसी में पढ़ाया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग एच सच एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो स्पेशलाइजेशन ही नहीं है, उसको तो फिजिकल के अंडर ही पढ़ाया जाता है, पर जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी है उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री अलग से एक स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। अब एनालिटिकल के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जिन स्टूडेंट्स ने एनालिटिकल केमिस्ट्री अपना स्पेशलाइजेशन रखा है मास्टर्स में, वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। प्रॉब्लम में ऐसे आ जाती हैं कि वो पूरा एनालिटिकल पढ़ते हैं, अब एनालिटिकल के क्वेश्चंस ही नहीं आते, तो जिस केमिस्ट्री को आपने पढ़ा है उसके ज़्यादा क्वेश्चंस ही नहीं आते, और आते हैं तो कहाँ से आएंगे? क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रो एंड थर्मो एनालिटिकल मैथड, मतलब अब पोलरोग्राफी हो गया, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मैथड हो गया, वोल्टामेट्री, एम्पियरोमेट्री, कूलोमेट्री, ठीक है, इन सब पे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं पोलरोग्राफी पे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो प्लीज़ पोलरोग्राफी पे फोकस कीजिएगा। शायद आने वाले टाइम में मैं पोलरोग्राफी अपने चैनल पे पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। फिर आता बायो इनऑर्गेनिक, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मुझे बहुत नफरत है, मुझे जल्दी ये पसंद नहीं आता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बायोलॉजी आ जाती है यार, मतलब फोटो सिस्टम्स आ जाते हैं, जिसमें आपको फोटो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन पढ़ना पड़ता है, पोरफायरिन्स के बारे में आ जाता है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हेमेरिथ्रिन के बारे में आ जाता है, मेटलो एंजाइम्स आ जाते हैं। अब उसके बाद में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वाले FES, आयन सल्फर के प्रोटीन्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस आ जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अ लॉट ऑफ थिंग। तो ये उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है जिनका थोड़ा बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है, तो बायो इनऑर्गेनिक भी एक अच्छा टॉपिक है जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद में आता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय IR रमन, मतलब इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो रमन, NMR, EPR, मॉसबेर, UV विजिबल, NQR, MS, इलेक्ट्रोफोटो एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने आप में एक अलग से ब्रांच बना लो, आप अलग से एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक यूनिट बना लो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग से हम पढ़ेंगे, और स्पेक्ट्रोस्कोपी हमेशा तब पढ़ना जब आपका एटॉमिक और क्वांटम पढ़ के हो जाए, उससे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी को मेरी एडवाइस है हाथ मत लगाना, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़े एटॉमिक स्ट्रक्चर भी एटलीस्ट हमसे आपको आता होगा, तो एटम के बारे में या उसके फॉर्मूलेस वगैरह अगर आपको थोड़ा बोहर्स मॉडल याद है, थोड़ा सा क्वांटम आता है, ऑर्बिटल ऑर्बिट्स के बारे में अगर आता है, तो इसको पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि क्वांटम नंबर्स पे वहाँ पे सिलेक्शन रूल्स वगैरह आ जाते हैं, थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ लेते हो, तो तब हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए मैं ऑनेस्टली बोलूँ, NMR मेरे चैनल पर मैंने पढ़ाया है, IR मैंने मेरे चैनल पर पढ़ाया है, रोटेशनल वाइब्रेशनल मैंने पढ़ाया हुआ है, काफ़ी आपको मदद वहाँ से मिल जाएगी। और UV विजिबल मैंने नहीं पढ़ाया है, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी या ये सब मैंने नहीं पढ़ाया, मॉसबेर भी मैंने नहीं पढ़ाया, पर बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने इन सब के ऊपर बनाया हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी फ्री डोमेन में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, कितना प्रिपेयर करना है, किस हद तक, तो कोशिश करिए जितना आपसे हो सके, आप बाउंड्रीज मत लगाइए, जितना आपसे हो सके, जितना आप हजम कर सको उतना आप करिए। जहाँ आपको लगने लगता है कि सैचुरेशन आ गया, वहाँ पे आप आके रुक जाइएगा। तो दैट्स व्हाट आई कैन एडवाइस राइट नाउ, क्योंकि हर एक चैप्टर का मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन शायद अभी नहीं दे पाऊंगा, आने वाले टाइम में भी शायद हम वीडियोस बनाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन काइनेटिक्स के साथ क्लब होके आते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्लब होके क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन, रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स और एक्टिवेशन एनालिसिस। अब देखो ये जो रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स और एक्टिवेशन एनालिसिस, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, कार्बन डेटिंग पे क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद में हाफ लाइफ टाइम पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हाफ लाइफ टाइम पे बनते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री को तो मत छोड़ना यार, काफ़ी आसान है, और मैंने कुछ वीडियो स्टार्टिंग के बनाए हुए हैं, आने वाले टाइम में मैं और वीडियो बना दूंगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के, जैसे जैसे मैं फ्री होते जाऊंगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मंत्र क्या याद रखोगे? पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और उसके बाद में ऑर्गेनोमेटेलिक। तो ये 4 टॉपिक आप बहुत अच्छे से करके जाओगे। इन 4 के बाद अगर आपको ऑप्शन में दूं तो मैं कहूँगा बायो इनऑर्गेनिक, और आप कर लेना न्यूक्लियर। बायो इनऑर्गेनिक और न्यूक्लियर अगर आपके ये 5 टॉपिक हो जाते हैं, ये 4, 5, 6 टॉपिक्स अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। देखो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 100% कवर करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग, देखो इट डिपेंड्स, बट प्रैक्टिकली मैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कहूँ, आप इन 6 टॉपिक्स पे अगर फोकस करते हो, 6 टॉपिक्स पे स्टार्ट पीरियोडिक, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक से करो, बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे पढ़ने का मन करेगा। अगर पहले ही डिफिकल्ट टॉपिक से शुरुआत कर दोगे तो पढ़ने का मन नहीं करता, किताबें एक बार बंद हो गई तो बंद ही हो जाती हैं, दोबारा ओपन नहीं होती हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक पे, दैट्स ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, दैट्स माय टॉपिक।
अब देखो कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री शुरुआत कहाँ से की जाए, तो मैं कहूँगा फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत अगर आपको करनी हो तो कभी भी स्टार्ट करो या तो आप सॉलिड स्टेट से, केमिकल काइनेटिक्स से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ये पढ़ने के बाद आप चले जाओ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत आसान है फिजिकल एस्पेक्ट में। रोटेशनल वाइब्रेशनल मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा नहीं है, रमन मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद में मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। सॉलिड स्टेट के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जेई जैम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में काइनेटिक्स बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, और पूरा काइनेटिक्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है अप टू मास्टर्स लेवल। सब पढ़ा है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन से लेके पैरेलल रिएक्शन तक, कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन तक सब पढ़ाया है प्रॉपर डेरिवेशंस के साथ, तो आप वहाँ पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने काफ़ी वीडियो बना दिए हैं, काफ़ी वीडियो बनाने अभी बाकी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत वास्ट है। एक और बात बता दूँ, यहाँ लिखी हुई चीज़ों पे भरोसा मत करना। इवन तो मैंने ये जो है CSIR नेट के प्रॉपर वाउचर में से निकाली हुई है, बट यहाँ लिखी हुई चीज़ों पे भरोसा मत करना, क्योंकि यहाँ ये लोग बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, बहुत ही शॉर्ट में लिखते हैं। कोई सिलेबस में एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो मैंने जो प्रायोरिटी बताई, सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टार्ट हमेशा सॉलिड से करो, फिर आप चले जाओ काइनेटिक्स पे, ठीक है, फिर आप चले जाओ इलेक्ट्रो पे, क्योंकि इलेक्ट्रो काफ़ी आसान है। तो सॉलिड, काइनेटिक, इलेक्ट्रो। उसके बाद में कोलॉइड्स एंड सरफेस। जो कोलॉइड्स एंड सरफेस होता है ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स उड़ा लो। फिर उसके बाद में कहाँ चले जाओ, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे चले जाओ, काफ़ी सिलेबस अवेलेबल है फ्री डोमेन में। एंड उसके बाद जब आप जाओगे तो एक पूरा यूनिट है, ये एक पूरा बाकायदा एक बहुत बड़ा यूनिट है जिससे आधी जनता डरती है। एक इसको कहते हैं एटॉमिक। ये 3 टॉपिक्स में एटॉमिक प्लस इसमें आ जाता है क्वांटम, और फिर इसके अंदर आ जाता है बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। वो वाला इनऑर्गेनिक वाला केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, ये वाला जो केमिकल बॉन्डिंग है ये क्वांटम के एस्पेक्ट में है। एमओटीज आ जाते हैं, फिर वो डिबाई हकल थियोरी इसके अंदर आ जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो हकल थियोरी है ये आ जाती है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स आ जाते हैं। तो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत करनी है तो कभी भी इस यूनिट से शुरुआत मत करना। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, नेवर स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम दिस यूनिट। पहली रीज़न, बहुत डिफिकल्ट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग डिफिकल्ट है। एटॉमिक तो चलो फिर भी आप कर लोगे, बोहर्स मॉडल तक आप सारे फॉर्मूले, पर क्वांटम अपने आप में इतना वास्ट है, उसको करने में ही बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। दूसरा, उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। तीसरा, केमिकल बॉन्डिंग भी अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये तीनों यूनिट्स को अगर आप छोड़ दो, 3 टॉपिक्स को, और शुरुआत यहाँ से करो। आप केमिकल थर्मोडायनामिक्स उठा लो, काफ़ी आसान है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स फिर एक बड़ी दिक्कत देता है यूजुअली, क्योंकि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स हमने ग्रेजुएशन में या 11th-12th में नहीं पढ़ा होता। थर्मो तो चलो फिर भी पढ़ा होता है। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स सडनली एक नया टॉपिक आ जाता है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, फिर बहुत सारा कैलकुलेशंस उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो आई वुड ऑल्सो एडवाइज़ कि स्टैटिस्टिकल को भी लास्ट में करो। तो स्टैटिस्टिकल, एटॉमिक, क्वांटम, बॉन्डिंग, ये 4 टॉपिक्स को आप लास्ट के लिए छोड़ दो। अगर होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो देखा जाएगा। पर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, कोलॉइड एंड सरफेस, सॉलिड स्टेट एंड पॉलीमर। देखो पॉलीमर के इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं कि आप आराम से कर सकते हो। मुझे कभी ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि जब मैं हैदराबाद में था मैंने पॉलीमर को छोड़ दिया था और इतने सिंपल क्वेश्चंस आए थे। काश मैंने अगर वहाँ ईमानदारी से पढ़ा होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो शायद मैं नेट अब तक कब का क्वालिफिकेशन मेरा हो चुका होता, मैं क्वालिफाई करके कहीं लग भी गया होता एज टीचर, ठीक है। तो ये जो मैंने 5 टॉपिक्स बताए हैं, इसमें आप कोलॉइड और ऐड कर लो, पॉलीमर, इसमें पॉलीमर ऐड कर लो। तो हमेशा अपनी प्रिपरेशन इस पॉलीमर से शुरुआत करो। ये 5 टॉपिक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक्स आपका मोरल बूस्ट करेंगे, एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे, और ये आसानी से कर भी सकते हैं। स्टूडेंट्स इनसे डरते नहीं हैं। अब कुछ लोगों को ये होता है नहीं हम तो 100% फिजिकल केमिस्ट्री करके जाएंगे, हम तो टोटली फिजिकल केमिस्ट्री पे ही डिपेंड हैं। तब उस केस में आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, एटॉमिक, क्वांटम और केमिकल बॉन्डिंग, यानी ये जो पूरा बाकायदा एक यूनिट है, आप करके चले जाओ। बेसिक क्वांटम केमिस्ट्री अगर डिटेल पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप छोड़ सकते हो। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, छोड़ सकते हो। मैं खुद नहीं करके गया था। बात करते हैं उस टॉपिक की जो मेरे दूर दूर तक मेरा जिसके साथ कोई संबंध नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट आईयूपैक नोमेनक्लेचर, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट अब मैं इसमें अगर इजी टॉपिक्स बताऊं, एक एवरेज स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहे, एरोमेटिसिटी आपका टारगेट रख लो, एरोमेटिसिटी आपका टारगेट रख लो। स्टीरियो केमिस्ट्री अपना टारगेट रखो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। एकदम डिटेल में तो नहीं जा सकते, पर अगर आप जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री कर सकते हो। उसके बाद में पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, आराम से करके चले जाना। अब ऑर्गेनिक में ना
पढ़ने में ही बहुत टाइम चला जाता है। एक्चुअली ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है और इट रिक्वायर्स मल्टीपल प्रैक्टिस, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स अगर किसी ऐसे यूट्यूब चैनल से आप ले लो जिसने ऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन किया है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एडवाइजेस वहाँ से लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा सही होगा। मैं ऑर्गेनिक के बारे में कुछ बोलूँ वो बहुत गलत होगा, तो मैं अवॉइड करूँगा। बट हाँ, आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ और 2-3 टॉपिक मैं ऐसे बता देता हूँ जो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। एक तो है स्टीरियो, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक है एरोमेटिसिटी, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आप इसको आराम से कर सकते हो। एंड एक है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको चीज़ें मिल जाएंगी। एक और मैं इसमें टॉपिक बता सकता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, अगर आपने फिजिकल की स्पेक्ट्रोस्कोपी कर ली है तो ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में एक्चुअली ऑर्गेनिक का टफ है ज़्यादा, क्योंकि ऑर्गेनिक में वैल्यूज़ बाय हार्ट करनी है। IR, UV विजिबल, H113C NMR, इसमें फॉस्फर का भी NMR आता है, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, इनके बेसिस पे मॉलिक्यूलर इल्यूसिडेशन के क्वेश्चन 100% आते हैं। आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से आएंगे। अब इसमें फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। यहाँ जितनी आप वैल्यूज़ बाय हार्ट करोगे, जितनी वैल्यूज़ IR की वैल्यूज़ हो गई, NMR की वैल्यूज़ हो गई, डेल्टा PPM की जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, UV विजिबल की वैल्यूज़ अगर आपको बाय हार्ट है तो आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मैं कहूँगा कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जिसको ऑर्गेनिक बहुत पसंद है वो आप अपने हिसाब से पढ़िएगा, इसमें मैं कोई और कमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो इंटर डिसिप्लिनरी हैं, जैसे नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। कैटालिसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री ऑर्गेनोमेटेलिक में कवर हो जाएगा, तो इसके भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। मेडिसिनल के भी ज़्यादा नहीं आते, सुप्रामोलिकुलर के नहीं आते, इन्वायरमेंटल, ये तो सिर्फ आई डोंट नो क्यों नाम के लिए दिए हुए हैं, बट इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना, नहीं मिले तो इट्स ओके, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, मैक्सिमम सिलेबस वहीं कवर हो जाता है। अब बात करते हैं बुक्स की। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये मेरी बनाई हुई लिस्ट नहीं है, ये बाकायदा मैंने CSIR नेट के वेबसाइट से ही ली हुई है। तो थर्मोडायनेमिक्स की इन्होंने ये बुक्स रेफ़र की हुई हैं, केमिकल काइनेटिक्स की बुक रेफ़र करी हुई है, इलेक्ट्रो, आप इसको देख लीजिए, आपको यहाँ से पता चल जाएगा क्या क्या बुक है। अब इन सब बुक्स की जगह अगर मैं आपसे कहूँ, ये होती है स्पेशलाइज्ड बुक, जिसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैं मेरी पर्सनल एडवाइस देता हूँ, अगर आप पूरी शर्मा पठानिया ले लेते हो, जिसको हम PSP कहते हैं, पूरी शर्मा पठानिया, देखिए इसमें हर एक टॉपिक उतना डिटेल में तो नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हो शायद, क्योंकि भाई एक टेक्स्ट बुक टाइप है ये, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, पर ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ नेट लेवल तक का, ऊपर से यूँ कह सकते हो, आपको काफ़ी चीज़ मिल जाएगी। तो आपको इतनी सारी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको क्या करना है, सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है। आप समझ रहे हो? अगर आप थॉमस एंजल का बुक लेने बैठ जाओगे और उससे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, यार उसने तो पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, क्या वो सारी चीज़ें हमारे नेट के पेपर में आती हैं क्या? तो इसीलिए हम इंडियन ऑथर की बुक्स को मैं क्यों हमेशा रेफ़र करता हूँ, इसका रीज़न ये है कि जो इंडियन ऑथर जब बुक बनाएगा MSc लेवल की, तो वो ये दिमाग में रख के बनाता है कि वो नेट एग्ज़ाम में जो सिलेबस है उसको कवर करे, और जो बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको कवर ना करे। तो पूरी शर्मा पठानिया की मुझे खासियत अच्छी ये लगी है कि नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं नहीं कहता 100%, बट येस, अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ लो तो आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको पूरी शर्मा पठानिया से मिल जाएंगी। कुछ 10-20% चीज़ें रह जाती हैं क्योंकि हर टॉपिक में अच्छा नहीं है, जैसे मुझे काइनेटिक्स बहुत अच्छा नहीं लगा इनका, तो आप वो चीज़ें किसी दूसरी बुक से पढ़ सकते हो, तो एटलीस्ट आपकी बुक्स तो बच जाएंगी, आपको मल्टीपल बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, देखो इतनी सारी बुक्स दी हुई हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी बुक्स हैं अलग अलग टॉपिक के लिए, तो मैं एक बुक का नाम दे सकता हूँ जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर आप देखिए क्लेडन बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने क्लेडन ही पढ़ना शुरू कर दिया है बहुत पहले से, तो आप सिर्फ क्लेडन भी पढ़ के जाते हो तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक के कवर कर सकते हो। फिर कुछ बुक्स हैं जैसे PS कल्सी है, ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो विलियम कैम्प जो है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की छोटी सी बुक आती है, मेरे पास है, बहुत प्यारी बुक है वो बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। या आप ग्रीव्स ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो कोशिश करना जितना इंडियन ऑथर्स की बुक लो। क्लेडन तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, क्लेडन को तो आप ले ही लो, क्लेडन से पढ़ो तो काफ़ी अच्छा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और दूसरा है PS कल्सी, क्योंकि ये स्टीरियो केमिस्ट्री की बहुत ही सुपर बुक है, आप स्टीरियो केमिस्ट्री PS कल्सी से पढ़ सकते हो, मैकेनिज्म वगैरह पढ़ सकते हो। एक है अलूवालिया की बुक आती है, AH अलूवालिया की, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको मल्टीपल बुक्स थोड़ी सी रेफ़र करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं सिर्फ 2 ही बुक सजेस्ट करूँगा। अगर आप ये 2 बुक्स भी पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा है। एक तो है JEE हुई, ये हुई बहुत अच्छी बुक है,
बहुत सारे क्वेश्चन हुई से वैसे के वैसे उठाए जाते हैं। तो अगर कोई भी टॉपिक इनऑर्गेनिक का पढ़ रहे हो तो मेरी पर्सनल एडवाइस है सबसे पहले उसको हुई से पढ़ना, और फिर एक बार पूरी शर्मा कालिया, पूरी शर्मा कालिया, ये भी एक टेक्स्ट बुक है। ये टेक्स्ट बुक है जहाँ इवन जेई हुई भी टेक्स्ट बुक है। मतलब टेक्स्ट बुक का मतलब होता है जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड होते हैं, और प्रॉपर रेफरेंस बुक का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही टॉपिक को अच्छे से एलोबरेट किया है। जैसे अगर मैं आपको आर के प्रसाद फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है जिसमें सिर्फ क्वांटम है, तो मैं उसको रेफरेंस बुक कहता हूँ। और जेई हुई एक ऐसी बुक है जिसमें पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो मैं उसको टेक्स्ट बुक कहता हूँ। तो पूरी शर्मा कालिया भी एक टेक्स्ट बुक है जहाँ से आप पढ़ सकते हो, या जेई हुई ले सकते हो, वो भी एक टेक्स्ट बुक है। भाई अगर आप चाहते हो नहीं सर हमें तो एकदम डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, एक एक टॉपिक को बहुत, तो पर्टिकुलर टॉपिक की अलग अलग बुक्स आती हैं जो आप वहाँ पे उठा सकते हो, बड़े बड़े फॉरेन के जो ऑथर्स हैं। बट फिर वही बात हो जाती है, सिलेक्टिव पढ़ाई हो पाएगी क्या? कहीं ऐसा ना हो जाए आप अपना 10-15 दिन ऐसे टॉपिक के पीछे बिता दे जिससे कभी क्वेश्चन जेई CSIR नेट में आता ही नहीं है। तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। इसीलिए मैं जेई हुई और पूरी शर्मा कालिया को रेफ़र कर रहा हूँ। जितनी बुक्स हैं, ज़्यादा बुक्स मत लो, 2 बुक्स भी रेफ़र करोगे मोर देन इनफ। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर मल्टीपल बुक्स के ऊपर जा सकते हो। अब अजय कुमार बहुत अच्छी बुक है कहने के लिए, फिर उसके बाद में जेडी ली बहुत अच्छी बुक है कहने के लिए, ठीक है। फिर मैं टार, मिसलर एंड टार को भी बहुत अच्छा मानता हूँ। इट्स रियली श्रीवर एटकिंस की बहुत अच्छी बुक, सारी अच्छी हैं, ऐसा नहीं कोई बुक ख़राब है, सब बुक अपने आप में ग्रेट हैं। बट हमको सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है। तो 2 बुक्स जो मैं एडवाइस करूँगा, जेई हुई एंड पूरी शर्मा कालिया, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये तो बात हो गई रेफरेंस बुक की, बात हो गई सिलेबस की, बात हो गई एलिजिबिलिटी की, बात हो गई स्टडी मटेरियल एंड कोचिंग के बारे में। देखो 2 क्वेश्चंस हैं जो CSIR नेट का बच्चा पूछता है, जो मेरे भी दिमाग में था जब मैंने मास्टर्स किया। क्या हम सेल्फ स्टडी करें या हम कोचिंग लें? मैंने इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। ये डिपेंड करता है आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा इम्पॉसिबल नहीं, बहुत लोगों ने किया हुआ है CSIR नेट को क्वालिफाई सिर्फ सेल्फ स्टडी के बेसिस पे, JRF मारा है, बहुत अच्छा रैंक निकाला हुआ है। आपको स्टडी मटेरियल सिर्फ चाहिए। अगर आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल कहीं से मिल जाता है और आप डिसिप्लिन डेडिकेटेड हैं तो आप आराम से कर सकते हो CSIR नेट क्वालिफाई। अब स्टडी मटेरियल कहाँ से मंगवाया जाए? तो देखो 3-4 जगह हैं। जैसे आप बात करो दिल्ली की, ठीक है, आप बात करो हैदराबाद की, ठीक है, उसके बाद में आप बात करो पुणे की। यहाँ पे जो हमारी बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं, अगर आप सबको पता है मार्केट में कौन है कौन नहीं है, ये सब अपने अपने नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आप उन नोट्स को कुरियर करवा सकते हो, मंगवा सकते हो अपने पास, और आप उनको बैठ के पढ़ सकते हो। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे पास भी कुछ कोचिंग क्लासेस, दिल्ली की कुछ कोचिंग क्लासेस के नोट्स पड़े हुए हैं। जब मैं हैदराबाद गया था पढ़ने के लिए, मैंने वहाँ पर मंगवाए थे, तो मेरे पास वो रखे हुए हैं, मैं उनसे पढ़ता था और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगता है 80-90% चीज़ें वहाँ पे कवर्ड हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो वहाँ ढंग के नहीं है, तो वो आप और कहीं से पढ़ सकते हो। अभी 100% तो हर जगह आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, बट मुझे लगता है कि कोचिंग क्लासेस का मटेरियल वॉज फार मोर इनफ रेदर देन शिफ्टिंग टू मल्टीपल रेफरेंस बुक, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता था। अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको रेफरेंस बुक ही पढ़ना चाहिए। ये मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं तो कुछ टीचर्स अगर सुन रहे होंगे तो वो ऑफेंड हो जाएंगे कि ये बंदा कोचिंग क्लासेस को क्यों प्रमोट कर रहा है। मैं कोचिंग क्लासेस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप स्टडी मटेरियल कोचिंग क्लासेस का लो, पर अगर आप नॉलेज चाहते हो तो आपको रेफरेंस बुक पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग क्लासेस वाले सेलेक्टिव बनाते हैं, हर चीज़ इंक्लूड नहीं करते। अब सेल्फ स्टडी के लिए आप ये कर सकते हो, पर अगर आप चाहते हो कोचिंग ज्वाइन करना, तो देखो आज के टाइम पे, जब मैं 2017 में हैदराबाद गया था तब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, मुझे लगता ही नहीं है थे। रिसेंट 2 साल में, मैं कहूँगा 2 साल में, इतने ऑनलाइन ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं, इतने ऑनलाइन ऑप्शंस आ गए हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हो। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन इन दोनों में क्या बेहतर है? देखिए, एक MSc के स्टूडेंट के लिए मैं हमेशा, और ये मैं बहुत फ्रेंकली बोलता हूँ, ऑलवेज प्रिफर ऑनलाइन, ऑलवेज। इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, ऑफलाइन की प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मुझे जब हैदराबाद जाना था या मुझे दिल्ली जाना था, मैंने जब दिल्ली का सोचा तो मेरे को 1.5 लाख का खर्चा आया 6 महीने के लिए। जब मैंने हैदराबाद का सोचा तो मुझे 70,000 का खर्चा आया 6 महीने के लिए। फिर मैंने पूना जाने का सोचा तो वहाँ पे भी कुछ 40-50 हज़ार का खर्चा आ रहा था मेरे को 6 महीने के लिए, खाना पीना रहना, बुक्स वगैरह सब पकड़ के। ऑनलाइन में उतने ही उससे उल्टा 1/4 पैसे में या 10 टाइम्स कम मनी में आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो और घर बैठ के अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। ऑनलाइन इज़ फार बेटर। मल्टीपल टीचर्स आपको मिल जाते हैं मल्टीपल जगहों में। हाँ, फिज़िकल क्लासरूम वाला टच नहीं आता। अब यार, आप 11-12 के बच्चे थोड़ी ना हो,
कि आपको जब तक टीचर आके कान ना पकड़ के मरोड़े और आपको मारे नहीं तब तक आप एमएससी पास कर चुके हो या आप एमएससी में जा चुके हो। आप खुद ही काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो, और जब आपने सोच लिया है कि मुझे CSIR नेट का प्रिपेयर करनी है, इसका मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो, आप फ्यूचर की फ़िक्र करते हो, तो आपको मुझे नहीं लगता ऑफलाइन की अच्छे कोई ज़रूरत है। यहाँ से आप कहीं जाओ, वहाँ पे जाके आप पेइंग गेस्ट के तौर पे रहो या रेंट पे रूम लेके रहो, खाने की दिक्कत, पीने की दिक्कत, खाना कौन बनाएगा, कपड़े धोने की दिक्कत। इससे बेटर अपने घर पे रहो, एक कोना पकड़ लो, माँ बाप को बोल दो। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन करते करते आप जॉब कर सकते हो। अब अपनी फैमिली को, जब मैं हैदराबाद 6 महीने के लिए गया था, एक तो 70,000 रुपये खर्चा हुआ, ऊपर से मेरे 6 महीने की इनकम बंद हो गई थी, तो वो और एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो अगर शायद मैं उस समय अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मुझे पता हो, मे भी शायद हो, मुझे नहीं पता थे, मैं सिर्फ एक गेट केमिस्ट्री को जानता था उस समय, जो कि सर वीडियो बनाते थे और फ्री डोमेन में अवेलेबल होते थे। उसके अलावा मैं किसी को जानता नहीं था। पर अगर मुझे वो ऑप्शन उस समय मिलते तो शायद मैं घर पे बैठ के प्रिपेयर करता। तो मैं क्यों जाता हैदराबाद इतनी मेहनत करके यहाँ से। कुछ बच्चे भी कमेंट करेंगे विच इज़ द बेस्ट फॉर ऑनलाइन। तो देखो, आई डोंट नो विच इज़ बेस्ट, क्योंकि मैं तो कहीं पढ़ा नहीं हूँ। आप ट्राई कर लो, आप उनको देख लो, जहाँ जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, जहाँ आपको लगे कि नहीं ये बंदा यार ठीक ठाक पढ़ा सकता है। देखो, किसी भी टीचर का, आपको कोई टीचर एग्ज़ाम पास करवा के नहीं देगा, पास आपको करना है। आप MSc में आ गए हो यार, आप इतने कमज़ोर नहीं हो कि आपको ABCD बैठ के सिखाया जाए। आपको एक कोई गाइडेंस भी अगर दे देना तो आप खुद से कर सकते हो। एक प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल जाए, क्या करना है, कहाँ से करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सोचने का कोई डायरेक्शन दे दे पानी की तरह, तो आप आगे अपने आप बह जाओगे। तो इतना ज़्यादा मत सोचो। लोग बहुत सारे लॉजिक्स एंड लगाते हैं कि कहाँ जाएँ, कहाँ नहीं जाएँ। जहाँ भी आप अच्छे से कर पाते हो, जहाँ पे आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो रही हो, आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से CSIR नेट के बारे में मैं कुछ जानकारी, मुझे पता है मैं काफ़ी डिटेल में नहीं बता पाया, ये एक इन जनरल वीडियो है। आपको अगर और कोई वीडियो चाहिए जहाँ पर मैं अपना CSIR नेट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, इफ़ यू पीपल वांट टू नो दैट, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं पक्का सुनना चाहता हूँ। इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं खुद नेट क्वालिफाइड नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सक्सेस के बारे में तो नहीं बता सकता कैसे सक्सेस हुआ, बट हाँ, मैं फेलियर के बारे में ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं फ़ेल क्यों हुआ, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट सक्सेस, क्योंकि मैं अब तक CSIR नेट में सक्सेसफुल हुआ नहीं हूँ। मैंने दिए भी नहीं है ज़्यादा, 2 अटैम्प्ट दिए थे, दोनों में मैं फ़ेल हो गया, तो उसके बाद मैंने अटैम्प्ट देने छोड़ दिया। मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग थी, मेरी सर्कमस्टांसेस अलग थे, तो मुझे नहीं कर पाया मैं। तो मैं आपके साथ फेलियर ज़रूर शेयर कर सकता हूँ कि मैं क्यों फ़ेल हुआ। 6 महीने हैदराबाद में कोचिंग करने के बाद भी अगर मैं फ़ेल हुआ तो क्यों हुआ। तो इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर देना और चैनल वीडियोस को शेयर कर देना, ताकि आप जैसे वो लोग जिनको इनके बारे ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, वहाँ तक वीडियोस पहुँचें और अवेयरनेस बढ़े, कंपटीशन बढ़े, तो मज़ा आएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।